हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इन्वायरमेंट स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे। ये आपकी आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB क्या है एवं इसकी शुरुआत कब हुई? यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार है। इसकी शुरुआत 1971 में हुई। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि मणिपुर में स्थित है। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। शीत उष्णस्थल कोल्ड डेजर्ट जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई? 1992। जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ स्थित है? जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थित है। लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी। एक सींग वाला गैंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल एवं असम। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया? श्योपुर मध्य प्रदेश जिले में पालपुर कुन्नू नामक वन्यजीव अभ्यारण्य का चयन एशियाई शेरों को पुनर्प्रविष्टि स्थल के रूप में किया गया है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में स्थित मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य है? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? राजस्थान। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई। विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर। भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव विविधता है? 7 से 8%। राष्ट्रीय परवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अर्नस्ट हैक्ले। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? A.G. टांसले। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एडवर्ड सुयस ने। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1973। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड 1921 में बना था। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राजीव गांधी नेशनल पार्क। केरल में स्थित पेरियार अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? चेन्नई। रेड डाटा बुक क्या है? विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची। रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है? IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ है? गिलैंड, स्विट्जरलैंड। रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया? 1966। रेड डाटा बुक में संकटोत्पन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया गया? पिंक। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है? 2011 से 2020। रामसर संधि किससे संबंधित है? आर्द्रभूमि संरक्षण व संवर्धन से संबंधित। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है?
मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 50। वर्तमान में भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या है? 18। वर्तमान में भारत के कितने स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? 36। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 103। वर्तमान में भारत में हाथी रिजर्व की संख्या कितनी है? 32। वर्तमान में भारत में कितना रामसर वेटलैंड साइट है? 26। चिन्नार वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? केरल। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल। भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? सन 2002। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया? वाल्टर जी रोसन ने 1986। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। पलामू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? झारखंड। कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में स्थित है? पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम। नामदफा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। भरतपुर पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। दाचीगामा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। दाम्फा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मिजोरम। संजय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। हरके आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? पंजाब। कौन से वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वनों में, वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मुख्यतः भारत में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? भारत में द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पश्चिम घाट क्षेत्रों के वनों में पाए जाते हैं। नेपाल तथा भारत में वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेव का क्या उद्देश्य है? टाइगर का संरक्षण करना। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास टाइगर रिजर्व कौन सा है? आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट के निकट पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर कोरल सागर में स्थित एक अवरोधक प्रवाल भित्ति है। इस वर्ष 1981 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। टॉप स्लिप के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो 50 वर्षों से? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आसाम। पेरियर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? बनेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों का मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उत्तराखंड में मनाए जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? पौधारोपण से। खाद्य श्रृंखला फूड चैन में मानव है। खाद्य श्रृंखला फूड चैन में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों होता है, क्योंकि वह शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के खाद्य ग्रहण कर सकता है। दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन। कौन सा वृक्ष पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है? यूकेलिप्टस को पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है। यूकेलिप्टस के कारण
पृथ्वी का जल स्तर घट जाता है तथा निकट भूमि की उर्वर क्षमता का ह्रास होता है। कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र। कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है? महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर है सर्वाहारी को, क्योंकि यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन पदार्थों को ग्रहण करता है, जिसकी वजह से उनको उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। पारिस्थितिकी के जनक किसे माना जाता है? पारिस्थितिकी के जनक जर्मन वैज्ञानिक अर्नस्ट हैकल हैं। उन्होंने ही सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? A.G. टांसले। पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह किस आंदोलन का नारा है? चिपको आंदोलन का। पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया? सुंदरलाल बहुगुणा। दाची-गाम अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर में स्थित दाची-गाम अभयारण्य एकमात्र अभयारण्य है जहाँ कश्मीरी महामृग हंगुल पाया जाता है। भारत में समुद्री गाय किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है? भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत की पूरी भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है? 24.16%। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वर्ष 2008 में प्रकाशित हुई। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश चीन है, जिसकी वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 28% की हिस्सेदारी है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसका गठन कब हुआ? रियो डी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में इसका गठन किया गया। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो में 1992 में। डोप्सन इकाई का उपयोग कहाँ किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई नापने में। विश्व की ग्रीन हाउस गैसों में भारत का अधिभाग कितना है? 5%। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किस सम्मेलन में उपजी? कार्बन क्रेडिट की संकल्पना क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में उदित हुई। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर के बीच स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान के एशियाई शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य का चयन किया गया? पालपुर कुन्नू मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति ज्वारिया वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन पश्चिम बंगाल। गंगा डेल्टा की मैंग्रोव वन को क्या कहा जाता है? सुंदरवन। सुंदरी वन किस प्रकार की वनस्पति है? मैंग्रोव वनस्पति। भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? विलो नामक लकड़ी से क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं। यह लकड़ी शंकु वृक्षी वन से प्राप्त होते हैं। उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल को कितने प्रतिशत पर वन आवश्यक है? 33%। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ? चमोली। नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? बनेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। मांजली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि किस राज्य में स्थित है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। मौन घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? राजस्थान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर। श्रीनगर। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? एशियाई हाथियों के लिए।
मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? दूधराज या शाह बुलबुल? मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया? कान्हा किसली? टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश। एशियाई बब्बर शेरों का निवास कहाँ है? गिरवैर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात। भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? पश्चिम घाट। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थल कौन सा है? पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट का मिलन स्थल कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु। जंगली गधा अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसे कब अवस्थित किया गया है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? हेली राष्ट्रीय उद्यान। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1972। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1986। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? 2002। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? यह परियोजना गुजरात की खंभात की खाड़ी में स्थित है। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1966। जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल का मर्दूकरण। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? आशवन। प्रकृति में पानी की सबसे शुद्ध रूप क्या है? वर्षा जल। अपनी प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन सा है? आर्सेनिक। संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? 70%। धूम कोहरा का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव। अम्ल वर्षा होती है। बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। हरा सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? विश्व बैंक द्वारा। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बायोटेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? मिथाइल आइसोसाइनाइड, मैक। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना है? मॉन्ट्रियल, कनाडा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। सलीम अली कौन थे? एक विख्यात पक्षी वैज्ञानिक। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया गया? 1973। भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? यह वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह यानी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया? के.एम. मुंशी। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में को पृथ्वी शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया? पर्यावरण विकास पर वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता वांगरी मैथाई किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती है? धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के योगदान के लिए इन्होंने केन्या के ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेतृत्व किया था। EPA का पूर्ण रूप क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। यह पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता अभियान से संबंधित अमेरिका का संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय अमल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित है? ओस्लो। मेधा पाटकर कौन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित मेधा पाटकर पर्यावरणविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है? पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित है। ISO 14001 क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन
जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत 1998 में की गई थी। यह पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों तथा फील्ड वर्करों को प्रदान किया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक का लेखक कौन है? WM एडम्स। ज्वालामुखी विस्फोट से फॉस्फोरस चक्र पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। सर्वाधिक लवणता मध्य सागर में पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र है। महासागरों की औसत लवणता 35% होती है। वनों में पेड़ों की छाल पर लगने वाले सफ़ेद पदार्थ को लाइकेन कहा जाता है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर है। कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? मीथेन। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी? जोसेफ फोरियर ने। कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया? हिमाचल प्रदेश। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए विभिन्न देशों के बीच करार है, संधि है। ओजोन छिद्र का निर्माण कहाँ है? अंटार्कटिका के ऊपर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। कौन सा वर्णक वनस्पति को पैराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? कैरोटीनॉइड। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या। सकल प्राथमिक उत्पादन GPP में से श्वसन द्वारा नष्ट ऊर्जा की मात्रा को घटाने पर प्राप्त सकल ऊर्जा को शुद्ध प्राथमिक उत्पादन NPP कहते हैं। विश्व की औसत शुद्ध प्राथमिकता उत्पादकता NPP 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है, जबकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन तथा दलदली क्षेत्रों में एशेचुरी में विश्व की सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिकता उत्पादक NPP 2000 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष पाई जाती है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों के लिए जो संरचना होती है उसे बायोमास कहा जाता है। इकोटोन दो भिन्न भिन्न बायोम के बीच का क्षेत्र है। इन जगहों में दो अलग अलग समुदाय की प्रजातियों का मेल होता है। ऐसे स्थान पर रहने वाली प्रजातियां जलवायु से अनुकूल करने में अधिक सक्षम होती है। पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का करीब 1% भाग की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त होता है। ऊर्जा स्थानांतरण के 10% के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। इस नियम को 1942 में लिंडमैन ने प्रतिपादित किया था। ऊष्मगतिकी के प्रथम नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार न तो ऊर्जा का सर्जन होता है और न ही विनाश। ऊर्जा का सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को परिवाहित होने की दिशा से संबंधित है। इसके अनुसार ऊष्मा सदैव अधिक ताप से निम्न ताप की ओर परिवाहित होती है। पारिस्थिति पिरामिड की अवधारणा का प्रतिपादन चार्ल्स एटन 1927 में किया था। खेती की सबसे प्राचीन पद्धति झूम खेती है। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाली वनस्पति को अल्पाइन बायोम की श्रेणी में रखा जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है। वायुमंडल में आर्गन गैस 0.93% पाई है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है। पीट मृदा में सर्वाधिक कार्बन पदार्थ पाए जाते हैं।
अल्फा अल्फा एक प्रकार की घास है। मटियार मिट्टी की जलधारणा क्षमता सभी मिट्टियों में सर्वाधिक होती है। गहन परिस्थिति डीप इकोलॉजी शब्द के जनक अर्निस्ट है। जैविक अजैविक तत्वों का चक्र जीव भू रासायनिक चक्र बायो जियोकेमिकल साइकिल के रूप में चलता है। ऐसे जीव जो सभी श्रेणी के मांसाहारियों का शिकार करते हैं उच्च स्तरीय उपभोक्ता कहलाते हैं। इनकी विशेषता यह होती है कि कोई अन्य जीव इन्हें मारकर नहीं खा सकता। ऐसे जीव जो भोजन के रूप में पादपों शाकाहारी व मांसाहारी पर निर्भर होते हैं उन्हें सर्वभक्षी कहा जाता है। मनुष्य इसका उदाहरण है। परजीवी पैरासाइट्स वे होते हैं जो अपने भोजन तथा निवास दोनों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। मानव व मनुष्य में लगने वाली जूं, पशुओं की खाल पर चिपकने वाली किलनी इसका उदाहरण है। प्रीडेटर्स ऐसे जीव होते हैं जो केवल अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। आधार प्रजाति उस प्रजाति को कहा जाता है जो अन्य प्रजातियों के निर्माण व संरक्षण में आवश्यक एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समुद्री परवाल, मूंगा या कोरल इसका अच्छा उदाहरण है। कोरल लीफ का निर्माण करती है जो अन्य जातियों के निवास के लिए प्रजनन स्थल के रूप में काम करती है। अम्ब्रेला प्रजाति एक विशाल जंतु या समुदाय होता है जिसे एक प्रमुख प्रजाति के कारण अन्य प्रजातियों को श्वेत सुरक्षा मिल जाए उस मुख्य प्रजाति को अम्ब्रेला प्रजाति कहा जाता है। जिस प्रकार बाघ को विशेष सुरक्षा देने के लिए टाइगर रिजर्व घोषित किए जाते हैं, इससे न केवल बाघ को बल्कि उस स्थान की अन्य प्रजातियों भी सुरक्षित हो जाती है। उसी प्रकार इस रिजर्व घोषित क्षेत्र में बाघ एक अम्ब्रेला प्रजाति है। कीस्टोन प्रजाति उस प्रजाति को कहा जाता है जो अपने पारिस्थितिक तंत्र में अत्यधिक प्रभाव रखती है। कीस्टोन प्रजाति के निर्धारण में उस प्रजाति के जीवों की अधिक संख्या को नहीं बल्कि परितंत्र में उनके कार्यों की गणना की जाती है। सांकेतिक प्रजाति किसी पौधे या जंतु की ऐसी प्रजाति है जो पर्यावरण परिवर्तन के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होती है, जिसका उदाहरण है कि प्रजातियां पारिस्थितिक तंत्र की हानि होने का शीघ्र संकेत करती हैं। सांकेतिक प्रजातियां कहलाती हैं, जैसे वायु प्रदूषण की अधिकता की जांच करने के लाइकेन तथा जल प्रदूषण के सांकेतिक रूप में मछली को सांकेतिक प्रजाति माना जाता है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सौर या प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। किसी क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादक हरे पेड़ पौधे द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र सतह में प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को पारिस्थितिकी उत्पादकता इकोलॉजिक प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्राथमिक उत्पादक हरे पेड़ पौधों द्वारा आत्मसात की गई कुल ऊर्जा की मात्रा को सकल प्राथमिक उत्पादन जीपीपी कहते हैं। पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा जल व ऑक्सीजन को ग्लूकोज में बदलते हैं। सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर अन्य जीवों के लिए भोजन उत्पादित करने के गुण के कारण ही हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। जो जीव अपने भोजन के लिए केवल प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कहा जाता है। उदाहरण चूहा, खरगोश, गाय, हिरण, बकरी। इन्हें द्वितीय उत्पादक भी कहा जाता है। वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं उन्हें द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। जो मांसाहारी हो जाते हैं जिन्हें मांसाहारी कहा जाता है। वे जीव जो द्वितीय उपभोक्ता का अपना भोजन बनाते हैं उन्हें तृतीय उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे जीव जो सभी श्रेणी के मांसाहारियों का शिकार करते हैं उच्च स्तरीय उपभोक्ता कहलाते हैं। इनकी विशेषता यह होती है कि अन्य जीव इन्हें मारकर नहीं खा सकते। ऐसे जीव जो भोजन के रूप में पादपों शाकाहारी मांसाहारियों पर निर्भर होते हैं उन्हें सर्वभक्षी कहा जाता है। मनुष्य इसका उदाहरण है। परजीवी पैरासाइट वे होते हैं जो अपने भोजन तथा निवास दोनों के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। मानव व पशुओं में लगने वाली जूं, पशुओं की खाल पर चिपकने वाली किलनी इसका एक अच्छा उदाहरण है। प्रीडेटर्स ऐसे जीव होते हैं जो केवल अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं।
आधार प्रजाति उस प्रजाति को कहा जाता है जो अन्य प्रजातियों के निर्माण संरक्षण में आवश्यक एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समुद्री प्रवाल, मूंगा या कोरल इसका अच्छा उदाहरण है। कोरल रीफ का निर्माण करती है जो अन्य जातियों के निवास व प्रजनन स्थल के रूप में काम आता है। अम्ब्रेला प्रजाति एक विशाल जंतु या समुदाय होता है जिस एक प्रमुख प्रजाति के कारण अन्य प्रजातियों को स्वयं सुरक्षा मिल जाए, उस मुख्य प्रजाति को अम्ब्रेला प्रजाति कहा जाता है। जिस प्रकार बाघ विशेष सुरक्षा देने के लिए टाइगर रिजर्व घोषित किए जाते हैं, इससे न केवल बाघों को बल्कि उस स्थान की अन्य प्रजातियों को भी सुरक्षित हो जाती है, उसी प्रकार इस रिजर्व घोषित क्षेत्र में बाघ एक अम्ब्रेला प्रजाति है। कीस्टोन प्रजाति उस प्रजाति को कहा जाता है जो अपने पारिस्थितिक तंत्र में अत्यधिक प्रभाव रखती है। कीस्टोन प्रजाति के निर्धारण में उस प्रजाति के जीवों की संख्या अधिक होती है, बल्कि परितंत्र में उसके कार्यों की गणना की जाती है। सांकेतिक प्रजाति किसी पौधे या जंतु की ऐसी प्रजाति होती है जो पर्यावरण परिवर्तन के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होती है। इसका अर्थ है कि जो प्रजातियां पारिस्थितिक तंत्र की हानि होने का शीघ्र संकेत करती है, सांकेतिक प्रजातियां कहलाती हैं। जैसे वायु प्रदूषण की अधिकता की जांच करने के लिए लाइकेन तथा जल प्रदूषण के सांकेतिक रूप में मछली को सांकेतिक प्रजाति माना जाता है। हरे पेड़ पौधों प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। किसी क्षेत्र में प्राथमिक उपभोक्ता हरे पेड़ पौधे द्वारा प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा को मात्र पारिस्थितिकी उत्पादकता इकोलॉजिक प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्राथमिक उत्पादक द्वारा आत्मसात की गई कुल ऊर्जा को सकल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। सकल प्राथमिक उत्पादन में से श्वसन द्वारा नष्ट ऊर्जा की मात्रा को घटाने पर प्राप्त सकल ऊर्जा को शुद्ध प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। विश्व की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है, जबकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा दलदली क्षेत्र में एसेंचुरी विश्व सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता 2000 ग्राम प्रति मीटर पाई जाती है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में प्रति इकाई समय और प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों के सकल सूक्ष्म भार को बायोमास कहा जाता है। इकोटोनिक दो भिन्न बायोम के बीच का क्षेत्र है। इन जगहों में दो अलग अलग समुदाय की प्रजातियों का मेल होता है। ऐसे स्थान पर रहने वाली प्रजातियां जलवायु से अनुकूल करने में अधिक सक्षम होती है। पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का करीब 1% भाग ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त होता है। ऊर्जा स्थानांतरण के 10% के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। इस नियम को 1942 में लिंडमान ने प्रतिपादित किया था। ऊष्मगतिकी के प्रथम नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार न तो ऊर्जा का सर्जन होता है और न ही विनाश। ऊर्जा का सिर्फ एक ही रूप में से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। ऊष्मगतिका का द्वितीय नियम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को परिवहन करने की दिशा में होता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार विषुवत रेखा के निकट उत्तरी व दक्षिण गोलार्ध में पाए जाते हैं, जहां साल भर तापमान व आर्द्रता काफ़ी उच्च रहती है तथा औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यह विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसे डोलड्रम की पेटी भी कहा जाता है। टैगा वन आर्कटिक वर्ष के चारों ओर यूरोप और एशिया व उत्तरी महाद्वीप में पाए जाते हैं। इन्हें शंकुधारी वन भी कहते हैं। इनका विस्तार सभी वन क्षेत्रों में सर्वाधिक है। टैगा वन में सबसे अधिक मुलायम लकड़ी चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस आदि मुलायम लकड़ियों वाले वृक्ष जो इन वनों में पाए जाते हैं। विषुवत वृत्त में ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जैव विविधता में कमी आ जाती है। ऊंचाई की उपेक्षा घाटियों में जैव विविधता अधिक होती है। ताप अधिक होने पर जैव विविधता अधिक होती है। क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधों को हैलोफाइट्स कहा जाता है। लाल रंग प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। लाइकेन छोटी वनस्पतियों का समूह है जो कवक व शैवाल द्वारा निर्मित है।
दक्षिण पश्चिम रूस के घास के मैदानों को स्टेपी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। ब्राज़ील के घास के मैदानों को कंपास कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेरी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। न्यूजीलैंड के घास के मैदानों को कैंटरबरी कहा जाता है। पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा जल व ऑक्सीजन को ग्लूकोज में बदलते हैं। सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर अन्य जीवों के लिए भोजन उत्पादित करने के गुण के कारण हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। जो जीव अपने भोजन के लिए केवल प्राथमिक उत्पादक पर निर्भर होते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कहा जाता है। उदाहरण चूहा, खरगोश, गाय, हिरण, बकरी, इन्हें द्वितीयक उत्पादक भी कहा जाता है। वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी कहा जाता है। वे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ता को अपना भोजन बनाते हैं उन्हें तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता कहा जाता है। इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के इन्वार्नियर से हुई है, जिसका अर्थ है घिरा हुआ। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले द्वारा 1935 में किया गया। पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार का होता है जिसकी रचना जैविक अजैविक संगठनों से होती है। यह खुला तंत्र होता है। सूक्ष्म जीवों का वियोजक डिकम्पोजिस भी कहा जाता है। मृत पौधों जंतुओं के जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत बैक्टीरिया तथा कवक को शामिल किया जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पृथ्वी पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, जबकि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है। यह प्रक्रिया ही जल चक्र कहलाती है। मानव पर्यावरण संबंध के नियतिवाद डिटर्मिनिज्म उपागम के अनुसार मानव को पर्यावरण का एक तत्व माना जाता है। इसके अनुसार मानव प्रकृति के हाथ का खिलौना है। इसे पर्यावरणवादी उपगम भी कहते हैं। मानव पर्यावरण के संबंध संभाववादी पॉसिबिलिज्म उपगम के अनुसार मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व भी मानते हैं। इसका विचार है कि मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है तथा प्रकृति में मनचाहा परिवर्तन करने में समर्थ है। ये प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन पर विश्वास करते हैं। मानव पर्यावरण संबंध के नवनियतिवाद नियो डिटर्मिनिज्म उपगम के अनुसार प्रकृति का अत्यधिक दोहन विनाशकारी बताया गया है, जिसके अनुसार मानव को प्रकृति के अनुसार अपनी विकास की नीतियाँ बनानी चाहिए। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा का विचार इसी उपगम से लिया गया है। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आंसर आपको काफ़ी पसंद आएंगे और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें छोड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।